Hello everyone and welcome to your favorite learning channel, that is Sanidhya Institute. Today I stand before you to present a very important topic, not only in academics but also for your government exams preparation and many bank exams, especially if you consider UPSC, SSC, CGL, IBPS and other bank exams. And the topic is essay writing. अब हम लोगों ने ये टॉपिक स्कूल टाइम में कई बार देखा है। हम लोग जब छोटे थे तो इसको हम लोग हिंदी में निबंध लेखन बोलते थे। स्कूल लाइफ में भी आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कूल कंप्लीशन के बाद आप जब कॉलेज क्लियर करने के बाद आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज, उनके लिए ऐसे राइटिंग एक बहुत ही क्रूशियल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि ऐसे राइटिंग होता क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऐसे राइटिंग। नाउ ऐसे राइटिंग इज बेसिकली इट इज an extended piece of writing. Okay, it is an extended piece of writing which supports a thesis or a proposition. Okay, it is an extended piece of writing which supports a thesis or a proposition. I'll explain it to you in a very clear terms. बेसिकली ये होता क्या है कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट कंसिडर किया। हम लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट दिया, जैसे हम लोगों ने बोला कि स्वच्छ भारत अभियान। अब आपका ये टॉपिक होगा और ये एक स्टेटमेंट है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो भी एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेंगे या फिर हम लोग स्टेटमेंट्स देंगे। ठीक है, तो वो सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? दे कम अंडर द एक्सटेंडेड पीस ऑफ राइटिंग एंड वी आर सपोर्टिंग दिस थीसिस, दिस टॉपिक। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऐसे राइटिंग कहते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में निबंध लेखन भी बोलते हैं। अब देखिए, ये तो था ऐसे के बारे में। अब हम लोग आगे इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, क्योंकि अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देखा तो आज इस लेक्चर के बाद आपको ऐसे राइटिंग में कोई भी डाउट कि इसको लिखते कैसे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, माना ये हम लोग कई सालों से लिखते आ रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में 10th 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये होगा कि सर ये तो हम लोग 7th क्लास से करते आ रहे हैं, 6th क्लास से करते आ रहे हैं। बट स्टिल आज इस लेक्चर में आपको ये जानने को मिलेगा कि सही तरीका क्या होता है ऐसे लिखने का, जो सिर्फ आपको 10th और 12th में मार्क्स नहीं दिलाएगा। आपको आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर ऐसे राइटिंग आती है, उसमें श्योर शॉट इंश्योर करेगा कि आपके ऐसे में मार्क्स बिल्कुल ना कटे या मिनिमल से मिनिमल जाए। तो आज का ये लेक्चर पूरा देखिएगा। आज आपको मैं सब समझाऊंगा कि ऐसा फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, डूज एंड डोंट्स क्या क्या होते हैं ऐसे राइटिंग में। एंड आई फिनिश दिस लेक्चर ऑफ विद अ एग्जाम्पल, जिसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स प्रोसीड। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द essay. So basically we have divided essay writing into three major parts, that is the introduction, body and the conclusion. अब यहाँ पे देखिए आप, जो ये आपका इंट्रो पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन मतलब कि जहां पे आप जो टॉपिक, या यहाँ पे हमने उस टॉपिक को एक और नाम दिया हुआ है थीसिस। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, थीसिस और टॉपिक एक ही है यहाँ पे। ठीक है, तो इंट्रो में देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट नोट करते हैं, दैट इज वी ओरिएंटेट द रीडर। यानी कि हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाला है, यानी जो रीडर है, उसको उस टॉपिक या उस थीसिस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई आज हम लोग ऐसे जो लिखने वाले हैं वो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने वाले हैं और वो है क्या चीज। उसके बाद हम लोग फोकस बताते हैं कि हमारा जो आज का ऐसे होगा उसका फोकस किस चीज पे होने वाला है। टॉपिक तो हमने बता दिया, बट उस टॉपिक में भी हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्वच्छ भारत अभियान, बट ये तो आपका थीसिस हो गया। मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि मुझे अब इस पे ये बताना है कि ये किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हुए और इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला, तो उन एनालाइज करने की सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट होता है वी आउटलाइन द स्कोप। यहाँ पे जो स्कोप की बात कर रहे हैं, वी आउटलाइन द स्कोप ऑफ द एसे,
यानी कि हमारा ऐसे किस हद तक हम लोग लेके जाएंगे, यानी हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, हम लोग एक ब्रीफ इंट्रो में यहाँ पे आपको इसको बताते हैं। जैसे इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्कोप बताया था कि मैं आज के लेक्चर में यहाँ पे क्या क्या टॉपिक लेने वाला हूँ। मेरा स्कोप जहां तक मैंने आपको बताया, मेरा स्कोप वहीं तक रहेगा। तो एक रीडर को अगर पहले ही पता चल जाए तो उसको पढ़ने से पहले ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये ऐसे मेरे काम का है या इसमें मुझे कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है या नहीं। तो ये हो गया आउटलाइनिंग द स्कोप। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द इंट्रो वी स्टेट द थीसिस, दैट इज द टॉपिक वंस अगेन। हम लोग फिर से रीडर को एक बार बताते हैं कि अब आज हम लोग किसके बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो ये था आपका इंट्रो पार्ट। ध्यान रखिएगा, आप जब भी इंट्रो पार्ट यूज कर रहे हो, जैसे में लिख रहे हो आप, तो इन पॉइंट्स को हमें कवर करना जरूरी है। इंट्रो पार्ट क्लियर हुआ? शैल वी मूव अहेड? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी। और ये जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन भी होता है, लेकिन बॉडी में आप मेजर जो भी ऐसे में आप मेन मुद्दे वाली बात बोलने वाले हो, वो सब बॉडी में ही आता है। तो देख लेते हैं हम लोग बॉडी में क्या क्या करते हैं। देखिए नाउ, अब देखिए बॉडी में आपके मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एंड डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट गिवन टू यू। ये हर एग्जाम, हर एकेडमिक रीजन में अलग अलग होता है। मान लीजिए 10th है तो 150-200 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी की बात करो तो 1000 से 1500 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो इट वेरीज। तो सबसे पहले देखिए क्या है, आप उस टॉपिक के बारे में जो बात करने जा रहे हैं, आप उसको एक टॉपिक सेंटेंस देते हैं, फिर आप उसको उसके बारे में सपोर्टिंग डिटेल्स बताएंगे। जैसे कि मैंने ये बोला, हाउ स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड। अब मैं इस स्टेटमेंट के बाद इसको सपोर्ट करने के लिए जितने भी फैक्ट्स होंगे, मैं अब उस पैराग्राफ में वो मेंशन करूंगा। उसके बाद इस पैराग्राफ को फिनिश करते हुए, यानी स्टार्टिंग कैसे हुई थी स्वच्छ भारत अभियान की, उसके सपोर्टिंग डिटेल देने के बाद फिर मैं इस पैराग्राफ को कंक्लूड करूंगा और फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन कर जाऊंगा। तभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक सेंटेंस 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस 1 लेंगे, उसको सपोर्ट करने वाली डिटेल्स बताएंगे हम लोग, फिर इसी पैराग्राफ को हम लोग कंक्लूड करने वाला सेंटेंस लेके उसको फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस 2 पे आएंगे, उसको सपोर्ट करते हुए सपोर्टिंग डिटेल्स बताएंगे, और फिर उस पैराग्राफ को खत्म करते हुए कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे, दैट विल बी 2। और 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट एंड द टॉपिक। तो ये था आपके बॉडी का एक सेगमेंट की। यहाँ पे आप बॉडी में क्या क्या चीजें मेंशन करते हो, किस तरह से आप एनालाइज करके उस चीज को लिखते हो। तो ये था आपका बॉडी। एंड फाइनली द कम्स द कंक्लूजन पार्ट। जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं तो हमें उसको फिनिश अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग उसको किस तरह से फिनिश अप कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो कंक्लूजन पार्ट में देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापस से थीसिस यानी जो टॉपिक हमने मेंशन किया था उसके बारे में हम वापस से यहाँ पे बात करते हैं। जो स्टेटमेंट हम लोगों ने मेंशन किया था शुरुआत में, हम लोग उसके बारे में वापस से यहाँ पे बात करते हैं, ये बताते हुए रीडर को कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में पूरी बात किस बारे में कर रहे थे। उसके बाद हम लोग अपना आर्ग्यूमेंट जो है, जो भी हम लोगों ने इससे एनालाइज किया, उसको हम लोग फाइनली क्या करते हैं, वी समराइज इट। समराइज यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ भी अगर आप वही डिटेल में बताने लग जाओगे तो ये पर्पस यहाँ पे डिफीट हो जाता है। तो हम लोग इसको बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो हमने अभी तक बताया है उसको हम लोग लास्ट में एक बार समराइज कर सकते हैं, ताकि रीडर को ऐसे फिनिश करते करते एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में मेरी जानकारी कंप्लीट हो गई है, मुझे और ज्यादा जानने की अब जरूरत नहीं है। जितना मुझे जानना था, जितना मेरे क्वेश्चन थे, जितने मेरे नीड्स है, वो इस कंक्लूजन ने समराइज करके फिनिश अप कर दिए। तो ये था आपका ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर कि हम लोग जब ऐसे लिखते हैं तो उनको किस तरह से हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स में हम लोग किन किन चीजों को कवर करते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये तो हो गया लिखने का तरीका। लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो देखिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे राइटिंग में डूज एंड डोंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसे पावरफुल हो, स्कोरिंग हो और आपको इसमें फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो प्लीज गाइज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द रिमेनिंग लेक्चर। लेट्स प्रोसीड नाउ। Now let's look at the do's that you need to do while writing essay writing. First of all, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, make your essays easy to understand.
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी रीडर आपका ऐसे पढ़े तो उसको समझने में दिक्कत ना हो, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन या उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर दिस टू डू व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिमूव unnecessary words, unnecessary phrases, unnecessary parts of the sentences which you have written in the essay. उसको जितना कंसाइज और सिंपल बना सकते हो उसको बनाइए, so that it becomes easy to read. Next, include a thesis statement in the intro. As I mentioned earlier, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी है, और मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। Thesis statement basically it is a statement in a very concise format which tells the reader about the topic, about the main idea. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये थीसिस स्टेटमेंट मेंशन करना तो जरूरी है इंट्रो में, लेकिन इसको प्लीज आप अपने इंट्रो के बिगिनिंग में मेंशन मत कीजिएगा। ये आपके इंट्रो के लास्ट में मेंशन होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में भी देखा था इंट्रो के, मैंने स्टेट द थीसिस लास्ट में ही लिखा था। प्लीज उसी सीक्वेंस में ही आपको इंट्रो समझना है और लिखना है। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट, दैट इज द डूज ऑफ ऐसे राइटिंग। थर्ड देखते हैं, यूज ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे ऐसे लिख रहे हैं, हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो पैराग्राफ आप जब चेंज करो तो वो दोनों पैराग्राफ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे पूरब में जा रहे थे और नीचे हम लोग पश्चिम में जा रहे हैं, नहीं। पैराग्राफ जब आप चेंज करो तो यू नीड टू यूज सम ट्रांजिशनल फ्रेजेस जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि जो 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 आपने पैराग्राफ चेंज किया है वो बहुत ही स्मूथ और कोहेरेंट होना चाहिए, ताकि वो ट्रांजिशन क्लीन लगे और स्मूथ लगे। आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ ट्रांजिशन फ्रेजेस मेंशन कर रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे अभी विजिबल है। प्लीज यू कैन यूज दोस ट्रांजिशन phrases. Okay, now let's move ahead to the next point, that is do cite examples. Examples बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है essays में, not only from your experiences but you can cite examples from actual what you have read, what you have heard, what the facts you have read. You can cite examples from them only. आप देखो एक चीज समझो यहाँ पे कि जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं तो अपने पॉइंट को पुट अक्रॉस करने के लिए या अपने पॉइंट को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने एक्सपीरियंस वाले एग्जाम्पल्स ही बताओ, अगर आपने कोई फैक्ट्स और फिगर्स ही पढ़े हुए हैं आप वो भी यहाँ पे कोट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डिस्कस लिटरेचर इन द प्रेजेंट टेंस। यानी कि मान लीजिए आप ऐसे राइटिंग में कोई लिटरेरी रिव्यू कर रहे हो या आपका ऐसे जो है किसी लिटरेरी वर्क पर बेस्ड है, तो जब आप उसको कोट करोगे या आप उस लिटरेचर के बारे में आप जब बात करोगे तो प्लीज यूज दिस टेंस, यानी वहां आप पास्ट टेंस नहीं, आप प्रेजेंट टेंस में उसकी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल डीलिंग विद लिटरेचर इन ऐसे राइटिंग। नेक्स्ट है यूज एडवांस्ड वोकैबुलरी। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ऐसे राइटिंग, क्योंकि हम लोग अब ट्रांजिशन करके आगे बढ़ चुके हैं, अब हम लोग छोटे बच्चों की तरह ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग आप जैसे आपको भी पता है इसका मतलब, अगर आपको ऐसे में ये स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है जहां पे ये वर्ड आ रहा है बोल्ड, बोल्ड बहुत ही सिंपल वोकैब में आता है। अगर आपको अपना ऐसे स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाना है तो आपको वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। देर इज नो शॉर्टकट टू इट। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग वोकैबुलरी एडवांस कैसे यूज करें, हमें नहीं आता। बेटा इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग, यू नीड टू स्टार्ट इंप्रूविंग योर वोकैब, कैरी अ डिक्शनरी विद यू इफ नेसेसरी। अब बोल्ड के लिए देखो एक और बहुत प्यारा वर्ड होता है जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत एडवांस लगता है, दैट इज ऑडेशियस। इसका मतलब भी बोल्ड ही होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बोल्ड अगर आप ऑडेशियस यूज करते हो तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ एडवांस वोकैबुलरी। सो एक डूज में ये भी आता है कि आपको अपना ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना है तो यू नीड टू यूज एडवांस्ड वोकैबुलरी। एंड नेक्स्ट आता है सेवेंथ पॉइंट, यूज सिंपल सेंटेंसेस। अब देखिए क्या है, कई लोग जो ऐसे लिखते हैं और ये बहुत कॉमन मिस्टेक कई लोग करते हैं कि दे टेंड टू राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल वो गो विद द फ्लो के फंडे में बिलीव करते हैं, लिखना शुरू किया वो लोग कॉमा लगा लगा के उस सेंटेंस को खींचते जाते हैं खींचते जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स एक एक पैराग्राफ एक एक सेंटेंस का लिखते हैं, यानी चार पांच लाइन लिख दी उन्होंने
लेकिन फुल स्टॉप सिर्फ एक ही जगह पे आए। प्लीज डोंट डू दिस, अवॉइड डूइंग दिस, यू नीड टू यूज सिंपल सेंटेंसेस। अब कई लोग ये बोलते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने का मतलब है कि आपकी नॉलेज ज्यादा है। नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप सिंपल सेंटेंस लिख पाते हो दैट मीन्स यू आर वेल प्रिपेयर्ड, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी और वो स्किल है कि आप इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को एक सिंपल और कंसाइज स्टेटमेंट में आप बता पा रहे हो। इसके लिए स्किल चाहिए होता है। इट शोज दैट यू आर टैलेंटेड एंड यू नो हाउ टू राइट ऐसे। बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखना बहुत इजी होता है बिकॉज वहां पे आपको अपने आइडियाज को कंप्रेस करना नहीं पड़ रहा। आप जो मन में आ रहा है वो लिखते जा रहे हो यूजिंग कॉमा। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच इन ऐसे राइटिंग। सो यू नीड टू यूज सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए, चूज प्रॉपर टाइप, स्टाइल एंड फॉर्मेट। हर टॉपिक के लिए ऐसे लिखने का तरीका हमेशा अलग होता है। अलग का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में फेरबदल करोगे, नहीं। सीक्वेंस और स्ट्रक्चर तो वही होगा, लेकिन अप्रोच का तरीका आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा पड़े। एज यू ऑल नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चूज द राइट लैंग्वेज। यहां मतलब है इसका, चूज द राइट लैंग्वेज टू इनिशिएट। यानी कि अगर आप अपना ऐसे शुरू कर रहे हो तो जो इंट्रो पार्ट है, उस इंट्रो पार्ट में आप इंट्रोडक्शन देते हो कितनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, यानी आप कितना उसको इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बना रहे हो। दैट विल आइदर डिसाइड कि इफ योर एसे इज गुड or worth reading or not. So please choose the right language. I have mentioned some phrases for good phrases for introducing your essay. Please look at your screen. आपको वो phrases दिख रहे होंगे. You can choose any one among them. Next है, after finishing your essay, after completing intro, body and conclusion part, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। Most importantly, you need to revise your writing and that too very थॉरली। बिकॉज लिखते वक्त हम लोगों के आइडियाज माइंड में चलते रहते हैं और हम लोग तुरंत उसको ऑन पेपर पुट करते जाते हैं। पूरा लिख जाने के बाद when you mind it as at ease, you need to go through your writing thoroughly because mistakes के chances होते हैं, corrections के scope होते हैं। तो you need to do that so that इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका ऐसे जो है वो वर्थलेस या पॉइंटलेस ना लगे। तो ये थे कुछ आपके 10 पॉइंट्स जो डूज में आते हैं, which you need to do to write a very powerful, very effective essay. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे द डोंट्स। सो प्लीज गाइज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली बिकॉज दे आर एज इंपॉर्टेंट एज द डूज ऑफ द एसेस। बिकॉज ये तो काफी लोग कर लेते हैं, बट डोंट में आपको वो मिस्टेक्स पता चलेंगी जो जनरली इससे ज्यादा वो लोग करते हैं। बिकॉज हम लोगों के कॉमन नोशन कई बार हमें गलत ऐसे लिखने पे मजबूर कर देता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे डोंट्स। स्टे ट्यून्ड गाइस, कीप लर्निंग। नाउ let's look at the don'ts of essay writing. What you don't, या what you should not do while writing a essay. अब देखिए 7 पॉइंट्स हैं आपके सामने और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन विद द पॉइंट नंबर 1। डोंट ओवरवेलम योर essay with information and facts. यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम लोग जब भी ऐसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपका कमांड बहुत अच्छा है, तो वी गेट एक्साइटेड। हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम लोग उस टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस ऐसे में डाल देना चाहते हैं। प्लीज अवॉइड डूइंग दैट। यहाँ पे जो ये ओवरवेलम है, ये मैं वही कह रहा हूं कि हमारा मन तो करेगा हम लोग सारी इंफॉर्मेशन डाल दें, सारे फैक्ट्स बता दें, बट ऐसा करने से आपका जो ऐसे है वो बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ही ज्यादा रिडंडेंट हो जाता है, और उसकी वजह से रीडर जो है उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सो स्टेट योर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स दैट इज रेलेवेंट टू द टॉपिक। आपको सारे इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी की फैक्ट्स हैं या की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वही बता के आप अपना ऐसे जो है कंसाइज और ब्रीफ रख सकते हो। नेक्स्ट है, डोंट निग्लेक्ट फॉर्मेटिंग डिटेल्स। यानी कि आप किसी भी तरह का ऐसे लिख रहे हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी वर्ड लिमिट, काउंट, या आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, प्लीज एनालाइज दैट बिफोर राइटिंग, बिफोर कमेंसिंग योर ऐसे। बिकॉज अगर मान लीजिए आपने ऐसे बहुत अच्छा लिखा है
लेकिन उसकी फॉर्मेट में गलती की है आपने, या आपने स्ट्रक्चर में गलती की है, तो आपकी वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्लीज डोंट निग्लेक्ट फॉर्मेटिंग डिटेल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डोंट यूज टू मेनी क्लीशेज। ये वर्ड सुना आप लोगों ने, क्लीशेज? अगर नहीं सुना तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। क्लीशेज बेसिकली दे आर सेट फ्रेज। अब आप बोलोगे सर भी सेट फ्रेज क्या होता है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इस तरह के फ्रेजेस जो वर्ल्ड मतलब कि कॉमनली नोन है, जो काफी लोग जानते हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इस तरह के फ्रेजेस को हम लोग क्लीशेस कहते हैं, जो हम लोग काफी सुनने को मिलते हैं। जैसे हिंदी में भी बहुत सारे होते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सब क्लीशेस के अंदर पे आते हैं। तो प्लीज अपने एसेज में ज्यादा क्लीशेस मत यूज करो। हाँ, थोड़े बहुत क्लीशेस सही जगह पे और सही मात्रा में सही बैठता है। लेकिन अगर आपको क्लीशेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन और आप बार बार वही अलग अलग क्लीशेस बार बार अपने ऐसे में यूज कर रहे हो, तो वो ऐसे अब एनालिटिकल होने के बजाय एक फिक्शन बन गया, एक कहानी जैसा लगने लगेगा, जो कि एक ऐसे के लिए बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो प्लीज डोंट यूज टू मेनी क्लीशेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डोंट लेट टाइपोज रूइन योर एसे। अब देखो, टाइपोज क्या होते हैं? टाइपिंग एरर यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स। प्लीज वाइल राइटिंग एसेज, आपका टॉपिक अच्छा है, आपने लिखा अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो किया है, लेकिन हड़बड़ी में अगर आप रिवाइज नहीं करोगे अपना ऐसे, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। 10th बोर्ड के एक स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास थी, एंड व्हाइल आई वाज चेकिंग दैट कॉपी, तो उसमें एक स्टूडेंट ने स्कूल की स्पेलिंग ये लिखी थी। जहां जहां पे स्कूल उसने लिखा, उसने दो तीन बार यही स्पेलिंग लिखी। अब उसका ऐसे कमाल था, लेकिन इस मिस्टेक की वजह से ये खटका रह गया, एंड ही लॉस्ट few marks just because of this spelling mistake. So please be careful while writing your essay. Don't let typos ruin your beautiful, powerful essay. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डू नॉट प्लेगराइज। प्लीज डू नॉट प्लेजराइज। कहीं से भी कॉपी करके वैसे का वैसा फैक्ट, या वैसे के वैसे थीसिस, या वैसे के वैसे पॉइंट्स मत लिखिएगा। दैट इज नोन एज प्लेजराइजेशन। ये चीटिंग मानी जाती है। चलिए, एग्जाम में तो हर बंदा अपना ऐसे खुद लिखता है, बट वाइल सबमिटिंग ऐसे इन कॉलेज, प्लीज डोंट कॉपी ऑफ फ्रॉम समवन एल्स, यू मे गेट इनटू ट्रबल। तो प्लीज डोंट प्लेजराइज। नेक्स्ट है, डू नॉट एड्रेस द रीडर। अब इसको सुन के कई लोग बोलेंगे, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द ऐसे देन? अगर हम लोगों को रीडर को एड्रेस करना ही नहीं है, और हम लोग ऐसे किसके लिए लिख रहे हैं? सामने वाले के पढ़ने के लिए लिख रहे हैं। नहीं, दोनों में अंतर होता है। यहां पे जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लीज वाइल राइटिंग ऐसे, डू नॉट एड्रेस द रीडर इन द ऐसे। आपको ऐसे में लिखते वक्त नहीं बोलना है कि प्लीज गाइस, यू नीड टू नो दिस फैक्ट। इस तरह से आप किसी भी रीडर को एड्रेस नहीं करोगे ऐसे में, बिकॉज इट इज अ वर्क ऑफ एनालिसिस, सो यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव हियर। यहाँ पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर रीडर की साइकी या साइकोलॉजी या पर्सनालिटी के बेसिस पे ऐसे नहीं लिख रहे हो। आप अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्टिव होके, ना फेवर में रह के ना अगेंस्ट रह के, आप हार्ड एंड फास्ट फैक्ट्स बता के ऐसे लिख रहे हो, तो यू डू नॉट नीड टू एड्रेस द रीडर। नेक्स्ट, don't start an essay with in this my essay phrase. प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आप जब ऐसे लिख रहे हो, तो वो मैंने जैसे भी आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव होके बताना है। यहाँ पे आप, मैंने बोला, उसने सुना, उसके लिए है, तुम लोग सुन लो, ये सब बातें आपको यहाँ पे नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे आप फिक्शन की बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे इट इज कंप्लीटली नॉन फिक्शन, यानी यहाँ पे आप हार्ड एंड फास्ट फैक्ट्स बता रहे हो, एनालिसिस बता रहे हो, और अपना समराइज, अपना जो आर्ग्यूमेंट है उसको समराइज कर रहे हो एंड में। तो प्लीज यहाँ पे माई ऐसे, इन दिस ऐसे, इन फ्रेजेस से आप अपने ऐसे में कोई भी लाइन शुरू मत करना। अगर आप इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखोगे कि आप ये सब फॉलो नहीं कर रहे हो, तो योर ऐसे विल बी मोर इफेक्टिव एंड इट विल बी मोर पावरफुल देन अ नॉर्मल ऐसे। तो ये थे आपके डूज एंड डोंट्स। यहां पे कोई भी डाउट है आपको, तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन।
मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक हम लोगों ने आज लिया है, दिस इज नॉट ओनली फॉर 10th एंड 12th और एकेडमिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एसएससी सीजीएल एंड मेनी मोर बैंक एग्जाम्स एंड रेलवे एग्जाम्स। अगर आप उन एग्जाम्स में भी ये तरीका फॉलो करोगे, इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे, तो आपके ऐसे में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ऐसे राइटिंग को बिगिन कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। मैंने यहाँ पे दो टॉपिक लिए हैं, चेंजेस दैट विल चेंज इंडिया एंड नेशनल आइडेंटिटी एंड पेट्रियटिज्म। As essay writing is a lengthy process and it entails writing an essay of at least 200 to 250 words, I've just given brief topic points that you need to cover while writing a essay on these pertaining topics. सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं, चेंजेस दैट विल चेंज इंडिया। अब इस टॉपिक को देख के आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हमें इसको स्टार्ट ऑफ कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं कि आप इन पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। बाकी जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था और जो डूज एंड डोंट्स पढ़े थे, वो तो आपको ध्यान में रखने ही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना भी क्रिटिकल है, जो ऐसे राइटिंग में आपको नहीं सीखने को मिलेगा। उसके लिए यू शुड बी वेल रेड, वेल इन्फॉर्म्ड। सो लेट्स बिगिन नाउ। चेंजेस दैट विल चेंज इंडिया में देखिए मैंने स्टार्ट ऑफ कैसे किया है। आई हैव टॉक्ड अबाउट इंडिपेंडेंस, प्री एंड पोस्ट को मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। Then, after finishing off with my introduction part, I will talk about political changes that has happened before independence and after independence, administrative changes, स्ट्रक्चरल एंड लीगल रिफॉर्म्स, जो जो चेंजेस आए हैं इन सब में। स्ट्रक्चरल यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमारे लीगल रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं अलॉन्ग द पीरियड ऑफ द टाइम, इकोनॉमी एंड बिजनेस मार्केट कैसा चेंज हुआ है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। एंड सोशल एंड लाइफस्टाइल में भी कैसे चेंजेस आए हैं हमारे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, और आज की सेंचुरी में या आज की जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हम लोग इन सबको कवर करके फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे कि आर दीज चेंजेस फॉर गुड, फॉर बैड, या चेंजेस बहुत ड्रास्टिक हैं या बहुत ग्रेजुअल है, वो लोग हम लोग कंक्लूड इस तरह से करेंगे। तो यू गो अबाउट अ टॉपिक इन दिस मैनर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी देश पर ही है, नेशन पर ही है, नेशनल आइडेंटिटी एंड पेट्रियोटिज्म। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति या देश भावना, देश के प्रति जो एक अच्छी भावना होती है, जो उसके लिए मर मिटने की या उसके लिए कुछ कर दिखाने की भावना जो होती है, हम उसको पेट्रियोटिज्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बार बार देश की बात कर रहे हैं, तो वी विल बिगिन विद नेशन, इट्स फॉर्मेशन, हाउ इज अ नेशन फॉर्म, its representation, how do we represent our nation in our daily lives, in through our actions, through our responsibilities। नेशनल आइडेंटिटी के बारे में आपने लोग बात की है कि ओरिजिन क्या है उसका, उसके फीचर्स क्या क्या है। ऑब्वियसली क्योंकि ये की टर्म है, तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट कल्चर, कि हाउ कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी। एंड विल टॉक अबाउट नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म इज क्लियरली लिंक्ड टू पेट्रियोटिज्म। इन सब के बारे में बात करने के बाद वी फाइनली विल कंक्लूड कि नेशनल आइडेंटिटी और पेट्रियोटिज्म का आपस में क्या बॉन्ड है, एंड हाउ क्रूशियल, हाउ इंपॉर्टेंट दे आर फॉर नेशन बिल्डिंग और प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से आप टॉपिक को टैकल करोगे, इस तरह से आप टॉपिक को हैंडल करोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, टॉपिक कोई भी हो, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होने से या डूज एंड डोंट्स के बारे में नॉलेज होने से आपका काम खत्म नहीं हुआ। यू नीड टू नो अबाउट दैट टॉपिक। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपका ऐसे इफेक्टिव और पावरफुल नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो एक चीज मैं लास्ट में ये बोलूंगा आपसे कि प्लीज गाइज, यू नीड टू बी वेल रेड। Please read newspapers, please read articles and editorials in the Times of India or the Hindu, because they are very effective in helping you writing these essays। because आप चाहे कोई भी competitive exam दो, especially I'm talking about UPSC, वहां पे जो टॉपिक आते हैं, they are mostly pertaining to national culture or nationalism or to your country। तो you need to pay attention to that। तो इस तरह से हमारा ऐसे राइटिंग टॉपिक यहाँ पे समराइज होके फिनिश होता है।
अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे तो प्लीज रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ऐसे के स्ट्रक्चर में या उसको लिखने के तरीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं फिर से कहूंगा, इफ यू वांट टू राइट अ गुड ऐसे, यू नीड टू हैव द नो हाउ and how to write a good essay, and you need to be well read and well informed. Stay tuned guys, take care, happy learning, see you.